गुड मॉर्निंग बच्चों। जर्नल में आज हम टॉपिक करेंगे डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। मान इसमें हम ये जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट के जो टाइप हमारे हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इनका मीनिंग हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है। माने जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हम किस तरह से एंट्री करते हैं, ये हम यहाँ पे आज सीखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या है हमारा, इसको हिंदी में हम छूट कहते हैं। हमारे जब क्रय या विक्रय की राशि में से कुछ राशि अगर विक्रेता द्वारा छोड़ दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम छूट बोलते हैं, उसको हमें डिस्काउंट बोलते हैं। इसका जो पर्पज हमारा है छूट देने का, वो पर्पज हमारा या तो विक्रय को इंक्रीज करना होता है, माने सेल को बढ़ाना होता है, या फिर जो है कई बार हम डिस्काउंट इसलिए भी दे देते हैं ताकि जल्दी से पेमेंट हो जाए या फिर नकद में भुगतान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक आपके सामने है, मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। उसके बाद कैश डिस्काउंट का मीनिंग हम करेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम दोनों ही डिस्काउंट जो हमारे हैं, दोनों तरह की जो छूट हमारी है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, माने जो हमारी व्यापारिक छूट है और नकद छूट है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने व्यापारिक छूट का मीनिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यह छूट थोक व्यापारी या निर्माता द्वारा, थोक व्यापारी या निर्माता कौन होता है, जो कि वस्तुओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं को बनाता है। और थोक व्यापारी कौन होता है कि जो उत्पादक से वस्तुएं खरीदता है ज्यादा मात्रा में, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके जो फुटकर व्यापारी होते हैं। फुटकर व्यापारी कौन है, जो आपके आसपास की जो दुकानें हैं जहाँ से आप अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद के लेके आते हैं, वो जो है फुटकर व्यापारी हैं। तो ये थोक व्यापारी कौन होता है, ये उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद के लेके आता है बच्चों, और फिर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान बेचता है, और फिर वो फुटकर व्यापारी जो है फिर वो हमें हमारी जरूरत के अनुसार सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि यह छूट थोक व्यापारी या निर्माता द्वारा सूची मूल्य, सूची मूल्य क्या होता है, जो उस उत्पाद के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर जो भी हमारा मूल्य लिखा हुआ है, कीमत लिखी हुई है, मेंशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूची मूल्य, उसको हम बोलते हैं। तो सूची मूल्य पर निश्चित प्रतिशत के रूप में, जैसे 5%, 10%, 15%, इस प्रकार से, तो निश्चित प्रतिशत के रूप में फुटकर व्यापारी को दी जाती है। जो उत्पादक है या थोक व्यापारी है, ज्यादातर जो है वो किसको बेचते हैं सामान, उपभोक्ता को बेचने की बजाय वो सामान किसको बेचते हैं, फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। तो उनको जो छूट वो देते हैं उस सामान के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, व्यापारी की छूट, उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे उधार एवं नकद दोनों तरह के लेन देनों पर दी जाती है। जो व्यापारिक छूट है उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना होता है, सेल को इंक्रीज करना होता है। चाहे वो सेल हमारी क्रेडिट पे हो, उधार पे सेल हो हमारी, चाहे वो हमारी कैश पे हो, दोनों ही तरह की सेल को इंक्रीज करना, बिक्री को बढ़ाना जो है, इस छूट के पीछे उद्देश्य हमारा होता है। इसलिए चाहे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा कैश में हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट पे हो, दोनों ही तरह की ट्रांजेक्शन पे ये छूट हमारी है। इसकी अलग से कोई प्रविष्टि नहीं बनाई जाती। इसे बीजक में से, बीजक माने जो बिल हमारा है, इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं, बीजक में से घटा दिया जाता है। माने अलग से हम ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कोई भी हम अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हमारी होगी, जो बेचा जाएगा, वो हमारा जो शुद्ध मूल्य हमारा आएगा, नेट जो हमारी वैल्यू आएगी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, उसी पे वो हमारा बेचा जाएगा। तो ट्रांजेक्शन जो हमारी बनेगी वो उसी अमाउंट से बनेगी जितना पैसा हमने जो है ग्राहक से, कस्टमर से लेना है। इसलिए इसको जो है अलग से इसका अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं, केवल इसको हम घटा के जो नेट वैल्यू हमारी आती है बच्चों, उसी को हम एंट्री में शो करते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, इसको हम करके देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल वर्थ ₹2 lakh।
माने हमने क्या किया, 2 लाख रुपए का सामान हमने रामलाल से खरीद लिया है ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा हमने ये एट अ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। माने जो सामान हमने रामलाल से खरीदा है तो उधार हमने खरीदा है, और उस पे जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हमने डिसाइड किया है वो कितना डिसाइड किया बच्चों, वो हमने 10% डिसाइड किया है। तो अब यहाँ पे हम देखें इसकी एंट्री क्या होगी। अकाउंट हम अफेक्ट कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो कौन सा है, हमारा परचेज अकाउंट है। और जो दूसरा अकाउंट हमारा है, कैश तो हमारे पास से गया नहीं है, तो कैश नहीं गया है तो जिससे हमने परचेज किया है उसका अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, और वो कौन है, रामलाल। तो दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा, हमारा रामलाल। अब आगे हम ट्रेड डिस्काउंट का मैंने पहले ही बताया आपको कि उसका जो है कोई अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं, तो हम इसी का देख लेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा और कौन सा क्रेडिट होएगा। इससे पहले आपने एनालिसिस टेबल में ये ऑलरेडी सीख लिया है। जो परचेज अकाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा रियल अकाउंट है। सॉरी, परचेज अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमारा क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। और जो एक्सपेंस हमारे यहाँ रूल क्या लगता है, हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, डेबिट हम करेंगे। जबकि रामलाल कैसा अकाउंट है, हमारा पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने इसी से सामान खरीदा तो एक गिवर है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। मान जो एंट्री होगी हमारी जर्नल में, वो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट और टू रामलाल। अब बात आती है कि इसमें अमाउंट जो है हम कितना लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि टोटल जो अमाउंट हमारे पास था परचेज का, वो हमारा कितना था, ₹2 लाख। अब 2 लाख पे हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना है, 10%। तो लेस करके हमने ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, 2 लाख पे मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो 10% हमारा कितना आ जाएगा जी, 20,000 हमारा आ जाएगा। तो अब 2 लाख टोटल अमाउंट हमारा था, 20,000 इस पे ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे तो 1,80,000 हमारे पास क्या आएगा, नेट अमाउंट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000। माने रामलाल ने हमारे कितने पैसे देने हैं, अब आगे 1,80,000 जो है उसने हमें पेमेंट करनी है। इसके बाद हम कैश डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, नकद छूट जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला, कैश डिस्काउंट, माने ये कैश के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। माने ये उन कस्टमर्स को, उन ग्राहकों को ये छूट दी जाती है बच्चों, जो कि नकद में भुगतान करते हैं। तो इसका सीधा सीधा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो बिक्री है वो ज्यादातर हमारी किस में हो, नकद में हो, या फिर अगर ग्राहक उधार में खरीद भी लेता है तो वो जल्दी भुगतान कर दे, जल्दी से हमारे पैसे दे दे। तो उनको जो है लालच देने के लिए ही हम क्या करते हैं, ये डिस्काउंट भी देते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग मैंने उसका दिया है, निश्चित समय पर अथवा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कुल रकम में से दी जाने वाली छूट को नकद छूट कहते हैं। अब ये जो छूट है, यह छूट भुगतान के समय दी जाती है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट पे होती है, उधार पे होती है, तो उस समय पे हम ये डिस्काउंट नहीं देते हैं। कुछ दिन के बाद या हमारी शर्त के अनुसार जब भी हमारे पास पैसा आता है या हम भुगतान करते हैं, तो उस टाइम पे ही हम इस डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को लेते हैं। यदि प्रश्न में व्यापारिक छूट एवं नकद छूट दोनों ही दी गई है, तो पहले व्यापारिक छूट घटाई जाएगी और बाद में हम नकद छूट का लेखा करेंगे। ऐसा हो सकता है किसी भी सिचुएशन में कि जो ट्रांजैक्शन हमारी है वो हमारी कैश में हुई है, या फिर उसका कुछ पार्ट हमारा कैश में हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर हम व्यापारिक छूट भी हमने दे दी और हमने उस पर कैश डिस्काउंट भी दे दिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं व्यापारिक छूट के बारे में। जो व्यापारिक छूट है, ट्रेड डिस्काउंट है, उसको तो हम अकाउंट ओपन करते ही नहीं है, उसका तो उसको हम केवल डिडक्ट करके दिखाते हैं। उसी को हम जो डिडक्ट करके अमाउंट हमारा आएगा, उसी को हम अगर हमने परचेज किया तो परचेज मानेंगे और सेल किया तो हमने उसको सेल मानेंगे। जबकि कैश डिस्काउंट जो हमारा है, जो कि परचेज हमारी
हो चुकी है, सेल हमारी हो चुकी है, अब पैसा हमारे पास आ रहा है, जा रहा है, तो उस केस में हमें दिखाना पड़ेगा कि कम पैसा क्यों आया या कम पैसा क्यों गया है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जो डिस्काउंट हमारा है कैश डिस्काउंट उसको हम यहाँ पे शो करें। अब जो कैश डिस्काउंट हमारा है बच्चों, अगर हम सामान खरीदेंगे तो हमें भुगतान करना है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे। माने परचेज के समय पे जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होएगा, और सेल के टाइम पे अगर डिस्काउंट होगा क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे हम डिस्काउंट देंगे तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। माने जो डिस्काउंट है उसको हम दो तरह से मेंशन कर सकते हैं, या तो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे इसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल वर्थ ₹2 लाख। माने रामलाल से हमने 2 लाख रुपए का सामान हमने खरीदा है ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। और ये कैसे खरीदा है हमने? ऑन कैश, माने नकद में हमने, कैश में हमने सामान खरीदा रामलाल से 2 लाख रुपए का, और उसमें हमने 10% जो है व्यापारिक छूट दे दी, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, और जो 5% है वो हमने क्या दे दी? कैश डिस्काउंट। अब देख लेते हैं इसकी हम कैसे एंट्री करेंगे। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? तो हमारा परचेज अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा इससे। परचेज आप सभी जानते हैं नॉमिनल अकाउंट हमारा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने डेबिट कर दिया इसको, अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद चूंकि कैश में हमने परचेज करी है तो कैश हमारे पास गया होगा, तो कैश अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ। कैश रियल अकाउंट हमारा है, रूल हमारा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब हमने परचेज किया तो हमने पैसा दिया है, मैंने गोज आउट हुआ, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा हमारा। अब मैंने बताया था कि व्यापारी जो छूट होती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट, उसको तो हम नहीं शो करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हमें शो करना पड़ेगा। और जब हम पैसे देंगे बच्चों तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगला हमें छूट दे देगा कि इतने पैसे कम दे दो आप, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और ये क्या हमारी इनकम है। और हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बात करते हैं कि इसमें हम अमाउंट कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक टूल बुक्स मैंने बनाया है, इसको देख लेते हैं। टोटल जो अमाउंट हमारा है वो कितना है? ₹2 लाख। उसके बाद जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यापारिक छूट को घटाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो 2 लाख पे 10%, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 जब हम करेंगे तो हमारे पास 20,000 हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास पैसा आएगा 1,80,000, यही हमारी परचेज है। सेल करेंगे तो यही हमारी सेल है। परचेज क्या होगा? तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो परचेज है, और सेल क्या होगा? तो वो हमारा सेल है। तो परचेज के सामने कितना अमाउंट लिखेंगे हम? 1,80,000। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 1,80,000। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 1,80,000 चूंकि सारा का सारा हमने परचेज कैश में करी है, पूरा का पूरा पैसा हम कैश में दे रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे 1,80,000 पे ही हमारा ये डिस्काउंट लग जाएगा। अगर यहाँ पे हम कम पैसा देते तो जितना पैसा हम देते बच्चों उसी के ऊपर हमारा डिस्काउंट लगेगा। ऐसे जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आएंगे, उनको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 1,80,000 पे हमारा लेस कर दिया कैश डिस्काउंट, जो कि हमारा कितना रहेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 5% रहेगा। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100 हम करेंगे तो 9,000 हमारा ये कैश डिस्काउंट आ जाएगा। तो जो हमारा नीचे अमाउंट आएगा 1,71,000 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, वो हमारा किस में आएगा? हमारा कैश में। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा परचेज या सेल रहेगा। उसके बाद उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा हमारा, उसको हम कैश मान लेंगे। अगर चेक से पेमेंट होती तो यहाँ पे हम बैंक। तो इस तरह से हमारी जो है ये एंट्री हो जाएगी। अब हम टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। अभी तक जो है हम दोनों ही डिस्काउंट का, चाहे वो हमारा कैश डिस्काउंट है, नकद छूट है, या फिर वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक छूट है, दोनों का मीनिंग हम जान चुके हैं, और इसके साथ साथ दोनों का ट्रीटमेंट हमारा क्या रहेगा वो भी हम देख चुके हैं।
तो अभी हम उसी के बेस पे इन दोनों में डिफरेंस हम करने वाले हैं। बच्चों जब भी डिफरेंस आप लिखेंगे तो डिफरेंस करने का जो तरीका है उसमें आप एक टेबल बनाएंगे डिफरेंस के लिए। जो फर्स्ट कॉलम उसका होगा वो होगा अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस, माने कौन से वो आधार है जिनके बेस पे आप जो है डिफरेंस कर रहे हैं, जिनका यूज आप करें डिफरेंस करने के लिए। ये मैंने वो अंतर के आधार ही लिखे हैं। उसके बाद जो है दो कॉलम और हमारे होते हैं, जैसे एक हमारा कैश डिस्काउंट के लिए हो जाएगा और एक हमारा ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमारा हो जाएगा। तो इन्हीं के बेस पे उन दोनों में आप लिखेंगे कि जो है, जैसे अर्थ की अगर बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट में अगर हम देखें व्यापारिक छूट, तो उसका अर्थ हमने किया था कि जो है विक्रय को बढ़ाने के लिए विक्रय के समय पे जो भी छूट दी जाती है, जो थोक व्यापारी या निर्माता जो फुटकर व्यापारी को छूट देता है तो उसको हम व्यापारिक छूट कहते हैं, हम कर चुके हैं। और कैश डिस्काउंट भी हमने देखा था कि नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए फुटकर व्यापारी या कोई भी जो हमारा थोक व्यापारी है वो अगर छूट देता है तो उसको हम नकद छूट बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अगर छूट के समय की बात करें तो हमने अर्थ में ही कर लिया ये कि जो व्यापारिक छूट है वो बिक्री के समय पे दी जाती है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो भुगतान प्राप्ति के समय दी जाती है। अगर उद्देश्य की हम बात करें, ये भी हम कर चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट देने का जो उद्देश्य है वो बिक्री को बढ़ाना है, जबकि कैश डिस्काउंट का जो उद्देश्य है वो नकद पैसे प्राप्त करना, शीघ्र पैसे प्राप्त करना है, शीघ्र भुगतान प्राप्त करना है। अगर लेखे की हम बात करें तो ये भी हम कर चुके हैं कि व्यापारिक जो छूट हमारी है उसका हम पुस्तकों में अलग से कोई लिखा नहीं करते हैं, हम केवल घटा के दिखाते हैं, जबकि जो हमारी कैश डिस्काउंट है, नकद छूट है, उसको हम डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के रूप में हम बुक्स में एंट्री करते हैं, लेखा करते हैं उनका। और लास्ट हमारा बीजक में से घटाना। ये भी हम जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बीजक में से ही, बिल में से ही क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए उसका हम अलग से लेखा नहीं करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट को हम बिल में से डिडक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उसका हम अलग से जो है लेखा हम करते हैं। इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 आपकी है पेज नंबर 9.16 पेज को हम देख लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। 2018 हमारा जो है ईयर है और फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन हुई है जून 1 को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जून 1। इसमें दिया गया है पेड कैश टू महेश, महेश को हमने पैसा दिया है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, माने महेश को हमने पैसा दिया। तो कौन कौन से अकाउंट हमारे यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं हम देखिए। अगर यहाँ पे एक तो हमारा महेश का अकाउंट अफेक्ट हुआ है, पैसे हमने दिए हैं तो कैश अकाउंट अफेक्ट हमारा हुआ है, और डिस्काउंट हमें मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, ये चेक करना कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पैसे हमने दिए हैं, महेश रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट बट गोज आउट, और डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है, हमारा इनकम है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे जो एंट्री हमारी होगी, महेश डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, ये अगर हम देखें तो जो कैश दिया हमने महेश को वो कितना दिया है, 9600। तो कैश के सामने क्रेडिट साइड में हम कितने लिखेंगे, 9600। उसके बाद इन्होंने कहा कि डिस्काउंट कितना है जी, 400। अब हम जानते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड है बोथ शुड बी इक्वल, किसी भी एंट्री में दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो 9600 प्लस 400 करेंगे तो 10,000 हमारा महेश के सामने आ जाएगा। माने अब क्लियर होगा हमारा कि महेश को हमने 10,000 रुपए देने थे, 400 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया तो 9,600 में हमारा काम चल गया। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि कैश पेड टू महेश एट कैश डिस्काउंट, एट कैश डिस्काउंट या एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री हो जाएगी।
नेक्स्ट हम देखें तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब अरुण से हमारे पास पैसे आए हैं और डिस्काउंट हमने दिया है, तो अब कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो गए जी? कैश, एक तो हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया यहाँ पे, एक हमारा कौन सा होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जब हमें मिलता है डिस्काउंट बच्चों तो उसको डिस्काउंट रिसीट बोलेंगे, और जब हम देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। और तीसरा जो अकाउंट है हमारा वो किसका है? अरुण का हमारा। अब हम जानते हैं कि कैश रियल है और कम्स इन है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, लॉस है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और अरुण ने पैसे दिए हैं, गिवन है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां पे हम करेंगे डेट जो हमारी गिवन है जून 4, तो यहां हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू अरुण। ठीक है जी। अमाउंट कितना आएगा? कैश जो हमारे पास आया है वो आया 4900, तो कैश के सामने 4900, डिस्काउंट जो हमारा हमने दिया वो दिया 100, तो पैसे कितने आने थे अरुण से? 5000। तो यहां फिर से नरेशन हम लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एट डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 जून को जो है हमारा जो ट्रांजेक्शन हुई है वो है गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को हमने सामान बेच दिया। सिंपल एंट्री हमारी होगी, हरीश पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, हरीश डेबिट। और सेल्स जो हमारी इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा कितने का? 30,000 और 30,000। नरेशन हमारी आएगी सोल्ड गुड्स टू हरीश। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन बच्चों है वो हमारी 12 को ही है, 12 जून को। इसमें क्या कहा गया है? हरीश रिटर्न गुड्स। अब हरीश को जो सामान बेचा था ना हमने बच्चों, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, सामान जो है वो जैसा उसने मंगाया था वैसा नहीं होगा, ठीक है, या उसकी कीमत हमने ज्यादा लगा दी होगी, किसी भी कारण से टूट फूट गया होगा रास्ते में, तो हरीश ने कुछ सामान वापस लौटा दिया। तो जो सेल किया हुआ वापस आता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? हमें सेल्स रिटर्न। जब हम परचेज किया हुआ वापस लौटाएंगे तो परचेज रिटर्न्स, और सेल्स किया हुआ हमारे पास वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा।